सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम जूठन जो कि एक प्रसिद्ध कृति है, इनकी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने की है और जो कि दलित साहित्य के अंतर्गत आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन जो कि एक आत्मकथा है, इसकी हम आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके आलोचनात्मक अध्ययन को देखते हैं। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जान पाएंगे कि दलित आत्मकथा और प्रमुख दलित रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में क्या विशेषताएं पाई जाती है, उनसे आप परिचित हो सकेंगे। साथ ही जूठन के माध्यम से दलित साहित्य के स्वरूप और उसके महत्व को समझ पाएंगे कि दलित साहित्य का स्वरूप क्या होता है, अर्थात दलित साहित्य में किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, और दलित साहित्य लिखने के उद्देश्य को भी आप समझ सकेंगे। साथ ही आप जान पाएंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन में जो घटनाएं दिखाई जा रही है इस आत्मकथा के माध्यम से, इसमें दलित चेतना का निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार से हुआ, उसी प्रकार दलित चेतना की निर्माण प्रक्रिया में आने वाले कौन कौन से पड़ाव आए, इन सभी चीज़ों को आप जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। जूठन हिंदी दलित साहित्य के चर्चित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण विधाओं में रचनाएं की है। तमाम कष्टों, पीड़ाओं, यातनाओं, प्रताड़नाओं और उपेक्षाओं से बिंधे दलित जीवन को उन्होंने सशक्त अभिव्यक्ति अपने इस जूठन नामक आत्मकथा से दिया है। वे एक चर्चित कवि, कथाकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक और कलाकार हैं। वे विद्वान लेखक भी हैं और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनका जीवन एक दलित जीवन संघर्ष का जीता जागता उदाहरण है। जूठन इस जागरूक दलित कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता के व्यक्तित्व निर्माण की जीवंत कथा है। जूठन नामक कृति से यह स्पष्ट होता है कि किस तरह विभत्स उत्पीड़न के बीच एक दलित रचनाकार की चेतना का निर्माण और विकास होता है। किस तरह लंबे समय से भारतीय समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर खड़ी चूहड़ा जाति, जो कि एक अनुसूचित जाति है, एक बालक ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वह सवर्णों की चोटों कचोटों के बीच परिस्थितियों से संघर्ष करता हुआ दलित आंदोलन का क्रांतिकारी योद्धा ओम प्रकाश वाल्मीकि बनता है। तो ओम प्रकाश से ओम प्रकाश वाल्मीकि बनने की जो घटना है, इसको आप इस जूठन नामक आत्मकथा को में जान पाएंगे। इसमें लेखक के बचपन, जन्म सन 1950 से लेकर 35 वर्ष बाद अर्थात 1985 तक की इन 35 वर्षों की घटनाएं शामिल हैं। जूठन दो भाग में है दोस्तों, जूठन नामक कृति। इसके दोनों भागों का हम जल्द से जल्द सारांश प्रस्तुत करेंगे। हमने जूठन नामक कृति का एक सारांश, संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत किया है, जिसको आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। जूठन कृति परंपरागत ब्राह्मणवादी मूल्यों को नए समतावादी मूल्यों की टकराहट से ध्वस्त करती है। यह नए सामाजिक ही नहीं, नए साहित्यिक मूल्यों की भी स्थापना करती है। यह न स्वांतः सुखाय है, न ही रोचक है। लिखते समय लेखक का अंतः सुखी नहीं होता, बल्कि दलित चूहड़ा होने के कारण जो शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न जीवन भर उन्हें झेलना पड़ा था, उसको फिर से लिखते समय उन तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर से जीना पड़ा।
उस दौरान गहरी मानसिक यंत्रणाएं मैंने भोगी। वे स्वयं को पर दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदाई है यह सब। तो इनके शब्दों में देख सकते हैं कि फिर से उन यातनाओं को याद करके उन्होंने भोगा जब उन्होंने जूठन नामक कृति लिखी। इसीलिए यह कृति पाठक को आनंद विभोर करके सुलाती नहीं, न ही उसके भावुकता में बहाकर गांसू गिराती है, बल्कि यह सड़ांध भरे पारंपरिक सामाजिक ढांचे को उखाड़ फेंकने हेतु पाठक को मजबूर करती है। मुक्तिकामी पाठकों को यह शोषण के विरुद्ध लड़ने के हथियार थमाती है, और यह आत्मकथा जहाँ सदियों से शोषित उत्पीड़ित बृहद जन समूह के हित में एक नए समाज की ठोस परिकल्पना प्रस्तुत करती है, वहीं आम पाठकों के हित में साहित्य के एक नए समाज शास्त्र का निर्माण ज़रूरत की रेखांकित करती है और उसके लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है। यह कृति सीख देती है दोस्तों कि अगर भारतीय संदर्भ में साहित्य के समाज शास्त्र का निर्माण करना है तो दलित साहित्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि निश्चय ही भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण घटक है। जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर दी जाती है। यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। चलिए इसके बाद देखते हैं कि शिक्षा के लिए किस प्रकार वाल्मीकि जी ने संघर्ष किया। जन आत्मकथाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की चेतना के निर्माण का पहला चरण है चूहड़ा होने के कारण गांव में शिक्षा से वंचित करने की सवर्णों की हर संभव कोशिश, और इसके विरुद्ध अनपढ़ पिता का प्रतिरोध एवं उससे जीवन को मिली दिशा। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दलित उत्थान के लिए दिए गए त्रिसूत्रीय नारे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये तीन सूत्र का ये जो नारा है उनमें सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षित बनना, और यही दलित आंदोलन की पहली सीढ़ी है। तो शिक्षित बने बिना आत्मसातीकरण संस्कारों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। बतौर शिक्षित हुए संघर्ष की चेतना पैदा होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यथास्थितिवादी सदियों से गुलाम अस्मिताओं को शिक्षा से दूर रखने की कोशिश करते रहे हैं। आज भारत में भी यह सब जारी है। महिलाओं और दलितों के शैक्षणिक स्तर को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि इनको पढ़ने से रोकने वाले लोग जन्मना अर्थात जन्म से निर्धारित कर्म करने वाली मानसिकता के होते हैं। उनको भय है कि ये पढ़ गए तो उनकी गुलामी कौन करेगा। इसी मानसिकता वाले बरला गांव, जो कि लेखक का गांव है इस कृति में, इसमें कई दिनों तक स्कूल के चक्कर काटने के बाद बालक ओम प्रकाश को दाखिला मिला। गांव त्यागी तथा तगांव, त्यागी को तगांव भी बोला गया है। तो जो गांव है वह त्यागी के वर्चस्व वाला था। समाज में ही नहीं, गांव के प्राइमरी स्कूल व इंटर कॉलेज में भी त्यागियों का ही बोलबाला था। यहाँ तक कि गांव के इंटर कॉलेज का नाम उस समय त्यागी इंटर कॉलेज बरला था। तो आप समझ सकते हैं कि त्यागी लोग का ही शासन था यहाँ। दाखिला तो मिल गया, लेकिन इसके साथ भंगी बालक ओम प्रकाश की पढ़ाई छुड़ाने की कोशिशें भी शुरू हो गई। तो स्कूल में ले दे कर के दाखिला मिला, फिर उनकी पढ़ाई छुड़ाने की कोशिशें भी शुरू हो गई, और किस तरह हुई उन्हें देखते हैं। लेखक ने अपने बचपन के यातनाप्रद अनुभवों को कुछ इस तरह से याद किया है। वे कहते हैं कि त्यागियों के बच्चे चूहड़े का कहकर चिढ़ाते थे, कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण ज़िंदगी थी जिसने मुझे अंतर्मुखी और चिड़चिड़ा, साथ ही तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतज़ार करना पड़ता था।
हैंडपंप छूने पर बवेला हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने की सज़ा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं। मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनधिकार चेष्टा थी। तो इस तरह से वाल्मीकि जी ने कहा है। क्या इसे ही कहते हैं स्वर्णिम विद्यार्थी जीवन? उस वक्त स्कूल जाना उनके लिए भी नया अनुभव था, लेकिन आनंदित या रोमांचित करने वाला नहीं, शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा से सिहरा देने वाला अनुभव था। स्कूल में सवर्ण अध्यापकों का व्यवहार वही था जो समाज में होता है। बात बात में गाली और मारपीट, छात्रों और अध्यापकों सभी का संबोधन अबे चूहड़े के होता था। तो चाहे छात्र हो या शिक्षक, सभी वाल्मीकि जी को अबे चूहड़े के इस तरह से कहकर संबोधित करते थे। कभी कभी कक्षा में उससे अजीब सा सवाल पूछे जाते थे, जैसे सूअर की कितनी सांटें खाई है? एक पाव तो खा ही लेते होंगे। तो सांटे का मतलब है मांस, ठीक है। इस तरह से प्रश्न उनसे पूछे जाते थे। जब अध्यापक ऐसे सवाल पूछ लेते तो लड़कों को यह कहने में क्या जाता है, अबे चूहड़े के सूअर खाता है। बालक ओम प्रकाश से हेडमास्टर कलीराम 3 दिन तक झाड़ू लगवाता है। पिता द्वारा विरोध करने पर गाली देते हुए स्कूल से निकाल देता है। और इसी तरह सवाल पूछने पर एक अध्यापक ने लेखक की पीठ पर छड़ी से महाकाव्य रच देता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं, वह महाकाव्य आज भी मेरी पीठ पर अंकित है। भूख और असहाय जीवन के घृणित क्षणों में सामंती सोच का यह महाकाव्य मेरी पीठ पर ही नहीं, मेरे मस्तिष्क के रेशे रेशे पर अंकित है। लेखक के अलावा अन्य कई दलित छात्र भी मास्टरों की मार का शिकार होते हैं। ऐसे में अगर किसी को आदर्श शिक्षक की बात करते समय ऐसे शिक्षक की याद आए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो छात्रों के साथ जालिम गुंडे सा व्यवहार करते थे और साथ साथ जो माँ बहन की गालियाँ भी देते थे और सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। अध्यापक व छात्र ही नहीं, गांव के अन्य त्यागी भी नहीं चाहते थे कि एक भंगी लड़का पढ़े। तो उपर्युक्त सभी तो एक दलित बालक को पढ़ने से रोकने का प्रत्यक्ष प्रयास है, लेकिन इनके अलावा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लेखक के बाल मन को कचोटती है। कदम कदम पर लोग जाति याद दिलाते रहते। छात्र और अध्यापक तो चूहड़े के कहते ही थे, गांव के अन्य लोग भी जाति का बोध कराते रहते थे। एक बार लेखक जो है स्काउटिंग ड्रेस को लेकर इस्त्री कराने धोबी के पास गया, तो धोबी ने उसे घर से बाहर ही खड़ा कर सीधा जवाब दिया, हम चूहड़े चमारों के कपड़े नहीं धोते, न ही इस्त्री करते हैं। तो इस तरह से आप जवाब को समझ सकते हैं। अध्यापकों से सवाल पूछने पर भी जाति बीच में आ जाती। अध्यापक समस्या का समाधान तो नहीं करते, लेकिन लेखक को भंगी होने का एहसास अवश्य करा देते थे। यहाँ तक कि जाति को ध्यान में रखते हुए लेखक को 12वीं में रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। इस तरह के जातिगत भेदभाव व अपमान की पीड़ा को संभवतः वही जान सकता है जिसके साथ भेदभाव या अपमान हुआ है, बाकी कोई नहीं समझ सकते। ग्रामीण विद्यार्थी जीवन के दौरान 1-2 और ऐसी भी घटनाएं हुई थी जिन्होंने लेखक के अंतस को झकझोर दिया। एक दिन पिता की अनुपस्थिति में चाचा के साथ मरे हुए बैल की खाल उतारने ओम प्रकाश को जाना पड़ा। न चाहते हुए भी उन्होंने कांपते हाथों से छुरी से खाल उतारा और उस खाल की गठरी सिर पर लिए वे बस स्टैंड की मोड़ में से निकले।
अगले दिन उसे चमड़ा बाजार में बेचकर भी आना था, तो वे चमड़ा बाजार में बेचकर आए। माता के मंदिर में विशेष पूजा के अवसर पर बहुत काम होने के कारण एक दिन लेखक के पिता ने उन्हें अपने एक ग्राहक के साथ सूअर के बच्चे की बलि के लिए भेजा। वह सब करना पड़ा लेखक को जिसे वे घृणित मानते थे। दिमाग के नसें फटने की होती थी। तो ये जो सारे प्रसंग है ये गांव के उस अमानुषिक व दमघोटू वातावरण का बयान करते हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के व्यक्तित्व निर्माण का अहम हिस्सा गुजरा। कदम कदम पर यातना तथा उससे उपजा भय, अंतस्तल को बेचैन करने वाला, विष बुझे संबोधन, जगह जगह उपेक्षा, दुत्कार, औकात का एहसास कराते लोग, मजबूरी में किए गए जातिगत कार्य, सवर्णों व पुलिस प्रशासन की एकता व उससे उपजी दहशत, अंधविश्वास व अशिक्षा के अंधकार में डूबे बस्ती के लोग, इन्हीं सब के रूप में लेखक ने भारत के एक आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है इसको भोगा था। ये सब चीज़ें रह रहकर लेखक के मन को उद्वेलित करती रहती थी। डरावने माहौल ने उसे अंतर्मुखी बना दिया था तथा इन अनुभवों से एक कवि, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता के व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी। वह दलित चेतना के निर्माण के पृष्ठभूमि भी थी। आगे देखते हैं दोस्तों। बस्ती के लोगों में भी दलित चेतना के बीज हैं जो अंकुरित होने से पहले ही कुचल दिए जाते थे, कभी सवर्णों द्वारा, कभी परिस्थितियों द्वारा। इसी तरह बस्ती के लोगों ने बेगार न करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन उस फैसले के बदले वे पुलिस की मार खाने लगे। कोई प्रतिरोध नहीं कर पाया। बस्ती के लोगों में शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक जज्बा था, लेकिन उन्हें संगठित करने वाला, उनका नेतृत्व करने और संघर्ष की सही दिशा देने वाला कोई नहीं था। फलस्वरूप भूख और मारपीट के सामने उनका विरोध दम तोड़ देता। हिंदी क्षेत्र में दलित आंदोलन उतने सशक्त रूप में नहीं उभरा था क्योंकि यहाँ उसका नेतृत्व करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी की हमेशा कमी रही। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों उत्तर भारत का पूरा जो है वे सभी राज्य आ जाते हैं। तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ लेते थे। इसका जो श्रेय है दोस्तों वह लेखक ने अपने पिता को दिया है। वे हमेशा अन्याय का विरोध करते थे तथा बालक ओम प्रकाश को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी पता नहीं कहाँ से यह सूत्र प्राप्त कर लिया था। उसके मन में यह बैठ गया था कि पढ़ने से जाति सुधरती है। तो कई दिनों तक स्कूल के चक्कर काटकर पिता ने बालक ओम प्रकाश को प्रवेश दिलवाया। जब हेडमास्टर ने पढ़ाने के बजाय 3 दिनों तक ओम प्रकाश से स्कूल में झाड़ू लगवाया तो उसके पिता ने उसका प्रतिरोध किया। लेखक स्वीकार करते हैं कि पिता के उस दिन के साहस व हौसले का प्रभाव उसकी शख्सियत पर पड़ा। स्कूल से लेखक को निकाल दे जाने के बाद ओम प्रकाश के पिता ने उनके पुनः प्रवेश के लिए पूरी जोड़ तोड़ की। व्यवस्था बनाए रखने के पक्षधर लोग नहीं चाहते थे कि भंगी का बेटा पढ़े, इसलिए वे पढ़ाई छोड़ देने की बात कहते थे। लेकिन लेखक के पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने दोबारा उन्हें दाखिला दिलाया तथा बाद तक उनकी पढ़ाई के रास्ते में आई हर मुश्किल का सामना किया। तो ये सब किस लिए किया? वे चाहते थे कि उनका बेटा किसी भी तरह पढ़े। उनके लिए पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी पा लेना नहीं था, बल्कि सच्चे अर्थों में जाति सुधारना था। अर्थात पढ़े लिखे लोगों के साथ भेदभाव नहीं होता, उनकी जाति सुधर जाती है।
यह धारणा उनके मन में बैठ गई थी। तो उनको अपने इस बेटे से उम्मीद थी, तभी वे पढ़ाई पर इतना जोर दे रहे थे। जब हीरम सिंह की बारात में लेखक ने सलाम की प्रथा पर सवाल किया तथा उनकी बुराई की, तो उनको अपनी मेहनत सफल जान पड़ी। उनके पिता ने कहा, मुंशी जी, बस तुझे स्कूल भेजना सफल हो गया है, मारी समझ में भी आ गया है, इब इस रीत को तोड़ेंगे। तो यह जो रीत है वह सचमुच तोड़ी गई। स्वयं उनके बेटे बेटियों की शादी में, अपने बेटे की शादी में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मेरा बेटा सलाम करने नहीं जाएगा। इस कुप्रथा को तोड़कर वह दलितों में आत्मसम्मान लौटाने के लिए एक महत्वपूर्ण काम किया। लेखक को पढ़ाने और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में उनके पिता के साथ साथ उनकी माँ, भाभी, भाई, ये सभी ने भी साथ दिया, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जूठन का केंद्रीय प्रसंग लेखक की माँ के प्रतिरोध से भी संबंधित है। बचपन में लेखक अपनी माँ के साथ सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में जूठन इकट्ठी करने गई है। उस रोज़ सुखदेव सिंह ने जब लेखक की माँ का अपमान किया तो वे उनका प्रतिरोध करने लगी और जूठन से भरा हुआ टोकरा उन्होंने वहीं बिखेर दिया। उसी दिन से जूठन का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेखक की माँ का वह प्रतिरोध बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह एक अभावग्रस्त दलित महिला का प्रतिरोध था। उसका पेट भरने का एक मजबूत सहारा छूट रहा था। सशक्त प्रतिरोध द्वारा ही अपमान एवं शोषण खत्म किया जा सकता है। लेखक की माँ ने इस प्रथा की नींव रखी और इस क्रम में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अच्छे सवर्णों की भी पहचान की है। चंद्रपाल वर्मा और श्रवण कुमार ऐसे ही अच्छे सवर्ण थे। वे बेहतर इंसान और उनके प्यारे दोस्त थे। बाबूराम त्यागी का स्नेह और मार्गदर्शन लेखक को मिलता रहा, तो चंद्रपाल वर्मा, श्रवण कुमार शर्मा और बाबूराम त्यागी ये सभी सज्जन व्यक्ति थे। हाई स्कूल पास होने पर चमन लाल त्यागी स्वयं लेखक के घर बधाई देने आए और लेखक को अपने घर दोपहर का खाना खिलाने के लिए भी ले गए थे। तो ये ऐसे प्रसंग है जो घृणा, भय और आक्रोश के माहौल में थोड़ा आश्वस्त करते हैं और इनसे कुछ उम्मीदें जगती है कि आज भी कुछ सवर्ण लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने देख लिया किस तरह से वाल्मीकि जी को शिक्षा प्राप्त करने में संकट आई। इसके बाद हम आगे के लेक्चर में देखेंगे किस प्रकार वाल्मीकि जी के मन में दलित चेतना का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।